समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ठीक, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। और समास की परिभाषा क्या दी जाती है? समास की परिभाषा दी जाती है, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक खास शब्दावली चलती है जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें जो शब्द दिया होता है उसे कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं इसको? समस्त पद। जो नया शब्द बनता है या जो शब्द दिया होता है उसे कहते हैं समस्त पद। ठीक, और इसके साथ ही होता है पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद। पूर्व पद मीन्स नाम से स्पष्ट है, पहला पद। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। और इसके अलावा उत्तर पद जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा शब्दावली चलती है विग्रह आपको पता है अलग अलग करना। तो यहाँ पर क्या, समस्त पद का विस्तार क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। विस्तार क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ठीक है, ये आपको समास का अर्थ, संक्षेप, समास की परिभाषा, क्योंकि समास की परिभाषा और संधि की परिभाषा जल्दबाजी में बच्चे गलत टिक करके आते हैं। ठीक, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और विग्रह क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, इसका उदाहरण देखते हैं। समास का उदाहरण, समास को पढ़ने से पहले उसको थोड़ी जानकारी देखते हैं। उदाहरण, जैसे कहा जाता है राजपुत्र कहा जाता है, तो राजपुत्र में इस पूरे जो शब्द को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे इसे कहेंगे समस्त पद। ठीक, और इसका जो पहला पद है इसे कहेंगे आप पूर्व पद। क्या कहेंगे इसे कहेंगे पूर्व पद। और जो दूसरा पद है इसे कहेंगे उत्तर पद। क्या कहेंगे इसे? उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद पहले वाला, दूसरा वाला पद उत्तर पद और पूरे पद को कहेंगे समस्त पद। और इसका जो विग्रह करना है, राजपुत्र का विग्रह क्या होगा? राजपुत्र का विग्रह होगा राजा का पुत्र। ये है इसका विग्रह। ठीक है, इसका विस्तार, तो इसे कहेंगे विग्रह। तो इन शब्दावलियों का हमें पता होना चाहिए कि किसे पूर्व पद, किसे उत्तर पद, किसे समस्त पद और किसे विग्रह कहेंगे। उसमें कौन सा समास है ये तो बात की बात है, ये तो हम पढ़ ही लेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में हिंदी का एक विशेष महत्व है। ठीक है, जिसके लिए हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। और एक खास बात है कि समास की जब परिभाषा हम पढ़ते हैं तो सिंपल किताब उठा के हम उसकी परिभाषा को रट देते हैं। नहीं, इसको समझना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे बन के नहीं आते हिंदी में। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं तो हमें याद नहीं होता। जब आप ये क्लास समाप्त करेंगे तो उसके बाद आपको याद होंगी सारी चीज़ें। बस आप पेन और कॉपी अपने साथ रखिए और नोट करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो ये है समास का परिचय। ठीक, अब बात आती है समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। तो इन शब्दावलियों का हमें पता होना चाहिए कि किसे पूर्व पद, किसे उत्तर पद, किसे समस्त पद और किसे विग्रह कहेंगे। उसमें कौन सा समास है ये तो बात की बात है, ये तो हम पढ़ ही लेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में हिंदी का एक विशेष महत्व है। ठीक है, जिसके लिए हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। और एक खास बात है कि समास की जब परिभाषा हम पढ़ते हैं तो सिंपल किताब उठा के हम उसकी परिभाषा को रट देते हैं। नहीं, इसको समझना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे बन के नहीं आते हिंदी में। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं तो हमें याद नहीं होता। जब आप ये क्लास समाप्त करेंगे तो उसके बाद आपको याद होंगी सारी चीज़ें। बस आप पेन और कॉपी अपने साथ रखिए और नोट करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो ये है समास का परिचय। ठीक, अब बात आती है समास के भेद कितने होते हैं।
ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। देखें वो 6 भेद तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन उसको सुव्यवस्थित क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी है जिससे आपको याद हो जाए। ठीक, आप अपने आप उसको याद कर पाएँ तो उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा, ये मैंने क्या लिखा है, ये फर्स्ट लिखा है मैंने, ठीक है, और ये मैंने लिखा है सेकंड। ठीक है, जैसे एग्जाम में होता है ना, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, तो ऐसे आप क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन क्या होता है, थर्ड। ठीक, बस इतना लिखना है आपको और आपको 6 के 6 समास की परिभाषा याद होने लगेगी। सबसे पहले जहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है वहाँ पर आप लिखेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक, और इसके आगे लिखेंगे आप सेकंड में लिखेंगे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक, और तीसरा इसमें लिखेंगे आप बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो 1 2 3 4 तो आ गए, 2 कहाँ, 2 सेम जो परिभाषा इसकी होती है वही कंडीशन द्विगु की होती है, द्विगु समास। और इसके अलावा होता है अगला द्विगु समास के बाद क्या बच गया, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, अगर आपको ये चार्ट आपको याद हो गया तो आपका आधी परेशानी आपकी सॉल्व हो गई। ठीक, क्या मतलब है इसका, ये देखिए फर्स्ट का मतलब है जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जिस समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, और जिस समास में तीसरा पद प्रधान होता है यानी कि पहला दूसरा नहीं कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप द्विगु और कर्मधारय लिख लेंगे। तो आपका अगर इतना याद रहेगा, सीक्वेंस याद रहेगी आपको, तो आपकी ये दिक्कत तो सॉल्व हो गई कि कौन सी परिभाषा किसकी है। ठीक, क्या करना है आपको, फर्स्ट सेकंड दोनों और ये तीसरा, बहुत सिंपल है सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये बनाना सीख लिया तो आपको परिभाषा याद होने लगेगी। अब हम चलते हैं विस्तार से इनके ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसी क्रम में अव्ययी भाव समास, भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक, परिभाषा क्या अभी बताई थी, कौन से नंबर पे लिखा था मैंने अव्ययी भाव समास, पहले नंबर पे लिखा था, यानी कि जिस समास का पहला पद क्या हो, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, अब उसकी विशेषताएं क्या है, वो अव्यय होना चाहिए, पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय हो। ठीक, उपसर्ग हो। ठीक, अव्यय आप जानते हैं, अव्यय को हम अविकारी नाम से जानते हैं, अविकारी, जिस पर कोई विकार नहीं आता, जिस पर लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं अव्यय अविकारी शब्द। ठीक है, या तो वो अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग हो, जितने भी उपसर्ग हैं सब में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, तो आपको ये पहचानने के लिए आपका पहला पद प्रधान होता है, अव्यय पहला पद या उपसर्ग हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास उसकी परिभाषा बनती है। ठीक, चलिए अब बात होती है इसके उदाहरणों की। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के लिए आपको सबसे पहले देखते हैं यथा, यथा, तो इसमें आप लिख सकते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक, यथाक्रम, यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। यथा समय, यथा समय यानी कि समय के अनुसार, समय के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति यथाक्रम मतलब यथा, इसमें यथा क्या है, उपसर्ग है। ठीक, तो जहां पर उपसर्ग लगेगा वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, बाकी उसका विग्रह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, इसके अलावा हम बोलते हैं प्रति, एक प्रति उपसर्ग होता है। ठीक है, तो आप बोलते हो प्रतिदिन, क्या बोलते हो आप, प्रतिदिन। ठीक है, तो प्रति क्या है, उपसर्ग है, दिन के आगे प्रति लगा हुआ प्रतिदिन, तो आपको ढूंढना है कि ये उपसर्ग है तो यानी कि अव्ययी भाव समास होगा, इसका विग्रह क्या होगा, दिन के बाद दिन,
दिन के बाद दिन। ठीक है, आप बोलते हो प्रति छात्र, प्रति छात्र, यानी कि छात्र के बाद छात्र। फिर आप बोलते हो प्रत्येक, प्रत्येक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, प्रतिदिन, प्रति छात्र, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। जितने उदाहरण आप लिखें उतना आपके लिए अच्छा है। प्रतिवर्ष यानी कि वर्ष के बाद वर्ष, वर्ष के बाद वर्ष, वर्ष के बाद वर्ष, तो ये प्रतिवर्ष। ठीक है, जितने भी उपसर्ग आप ढूंढ सकते हो वो सारे उनमें मिलेगा आपको अव्ययी भाव समास। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी देखने पड़ेंगे। दुर्दिन, इनमें दुर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे होते हैं आजीवन, आमरण, आजन्म, आमूल, आकंठ, आभरण, इन सब में आ उपसर्ग है। यानी कि जितने भी उपसर्ग होते हैं सब में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, और अब लास्ट में एक नोट पॉइंट आपको लिखना होगा अपनी कॉपी में। नोट पॉइंट लिखेंगे, जितने भी पुनरुक्ति शब्द होते हैं यानी कि रिपीटेड वर्ड होते हैं उन सभी में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आप बोलते हो रातों रात, रातों रात, बातों बात, बातों बात। ठीक है, रातों रात, बातों बात, कानों कान, कानों कान। ठीक, हाथों हाथ, हाथों हाथ, बीचों बीच, बीचों बीच, पल पल। ठीक है, रिपीटेड वर्ड हैं उन सभी में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, अब आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एग्जाम्पल को देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए अगली वीडियो में आपको अगला समास बताऊंगा।